जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है हिंदी का और ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, पैट का हो, टेट का हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स को क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है पंडित्य, पंडिताइन, पठन या ये सभी। तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वो है पंडित्य, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराती हैं तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, मिठास, ऊंचाई, नीचाई, ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी प्रश्न एग्जाम में आया है। तो संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? यानी उसके लिए एक शब्द क्या है? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा मर्मज्ञ, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सुविज्ञ की बात की जाए तो सुविज्ञ किसे कहते हैं? एक अच्छा जानकार या फिर अच्छी तरह जानने वाला। विद्वान की बात की जाए तो विद्वान किसे कहते हैं? विद्वान कहते हैं शिक्षित व्यक्ति को। और निगूढ़, निगूढ़ किसे कहते हैं? निगूढ़ कहते हैं जो जल्दी से समझ में न आए, यानी अत्यंत गुप्त या रहस्यपूर्ण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो है अप्रिय लगना या कोई चीज़ अच्छी न लगना, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना, और आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना यानी बहुत प्रिय होना। और कलेजा फटने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है कष्टदायक होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। नष्ट होने वाला, नष्ट न होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला या जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। तो अनश्वर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कभी नष्ट न होने वाला, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जो नष्ट किया जा सके या फिर नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द होता है नश्वर। और ईश्वर को न मानने वाला के लिए एक शब्द होता है नास्तिक। जो इंद्रियों के द्वारा जाना न जा सके के लिए एक शब्द जो है अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा? देखो, अगर हम किसी चीज़ को सही बोलते हैं तो उसे सही लिखते हैं। पुरस्कार हम बोलते हैं तो पुरस्कार ही लिखते हैं, बट होता है क्या है? पुरस्कार होता है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। पुरस्कार लिखा जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। देखो, ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है वो कहलाती है मानक भाषा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपने डी सोचा है तो आप बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया या तुदितांत। तो वे शब्द जो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? नी, ई या फिर आनी। देखो, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। मूल शब्द क्या है? सावधान। सावधान जो है वो मूल शब्द है। इसमें प्रत्यय क्या लग रहा है? ई प्रत्यय लग रहा है। तो ई कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो सिंपल सी बात है, बड़ी ई जो है वो इसमें प्रत्यय लगा है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में यानी आदि में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे सावधान में ई प्रत्यय जुड़ के सावधानी बना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ।
देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो असुरक्षित में मूल शब्द क्या है? सुरक्षित है। सुरक्षित मूल शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ हो। सुरक्षित का कुछ अर्थ होता है और उसमें ए जुड़ा है, तो यानी यहाँ प्रत्यय ए का यूज हुआ है। ऐसे ही अप्रत्याशित, प्रत्याशित एक मूल शब्द है लेकिन उसमें ए जुड़ा है, तो यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, हुआ है। यानी उपसर्ग क्या है? मैंने बताया आपको कि इस उपसर्ग जो है वो शब्द के किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानी आदि में जुड़ते हैं। तो स्वागत शब्द कैसे बना है? स्वागत शब्द सु प्लस आगत से मिलकर बना है, यानी इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है सु। और स्वार्थ, स्वार्थ जो है एक मूल शब्द है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बताइए। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा नहीं है, यह है एक लोकोक्ति, और लोकोक्ति का जो अर्थ है इसका वो है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यानी इसका मतलब जो होता है वो होता है दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मुंह दो बातें मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, या बात बनाना। तो एक मुंह दो बातें मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा अपनी बात से पलट जाना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 3 या 5? देखो रस टोटल कितने होते हैं? रस टोटल 9 होते हैं, जिसमें भरत मुनि की अगर बात की जाए तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो बताई है वो बताई है 8। उन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस को रस नहीं माना है। किसको? शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। और रस के अंग की बात की जाए तो रस के अंग कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, यानी ये 4 अंग होते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? देखो स्थायी भाव से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ज़्यादातर जुगुप्सा आता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वो करुण रस का है, हास्य रस का है, वीर रस का है, या श्रृंगार रस का है? या आपको मुझे बताना है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वो है वीर रस का, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बात की जाए करुण रस की, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। हास्य रस का हास होता है। श्रृंगार रस का रति या प्रेम होता है। और मैंने आपको बताया जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जुगुप्सा। तो जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी भेजना है, तो जल्दी से भेजो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, करुण रस को, श्रृंगार रस को, या हास्य रस को? तो किस रस को रसराज कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और किस रस को रसराज कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11 या 13? देखो चौपाई छंद की बात की जाए तो चौपाई छंद में टोटल देखो 4 चरण होते हैं, और 4 चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कोर क्या रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे वीडियो के अंत में। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? देखो दोहा में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में इसमें 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो 13 और 11 मिलकर कितने हो गए? ये हो गए 24, यानी टोटल कितनी मात्राएं होगी? 24 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर यमक? देखो अलंकार बताने से पहले सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पद जो है वो कमल से हैं, यानी इतने कोमल है कमल जैसे। तो किस अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है? तो वो होता है उपमा अलंकार में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो कैसे पता करोगे कि उपमा अलंकार है? तो वहाँ समानता के लिए कोई वर्ड जरूर होगा। तो यहाँ से वर्ड यूज हुआ है समानता के लिए। सरिस, जस, जैसा, सा, ये वर्ड अगर आपको मिल जाए तो समझ लो उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान सेम ऐसी है, इसमें होता है मनो, मानो, जनु, जानो। ठीक है, किसी और वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे जब हम अलंकार अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या यमक?
तो तेरी बड़ छीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वो है यमक अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो जाता है तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ बड़छी और बड़छी ये शब्द बार बार आए हैं। यहाँ इस बरछी का मतलब होता है किसी हथियार से और बर छीने का मतलब होता है योद्धा छीनने से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरण कमल बंदौ हरिराई उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक? देखो, चरण कमल बंदौ हरिराई में चरण जो है, चरणों की जो तुलना है वो कमल के समान ना बताकर उसका रूप दे दिया है कि चरण जो है वो कमल ही है। यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वो होता है रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। स्कोर क्या रहा वीडियो के अंत में जरूर बताएं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये वाला जो डैश वाला चिन्ह है ये कौन सा कहलाता है? वो अल्प विराम होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है, या योजक चिन्ह होता है, या उद्धरण चिन्ह होता है? तो आकाश और पाताल के बीच लगने वाला देखो जो चिन्ह होता है वो होता है योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अल्प विराम की बात की जाए तो जो हम कोमा यूज करते हैं ना वो अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है वो ये वाला होता है, और उद्धरण चिन्ह हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं उद्धरण चिन्ह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? हंसना, पढ़ना, रोना या सोना? तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कर्म के साथ हो जो क्रिया, यानी स का मतलब होता है साथ, तो कर्म के साथ आने वाली क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ हंसना, सोना और रोना ये तीनों जो है वो सकर्मक क्रिया नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन पढ़ना जो है, पढ़ क्या रहा है? कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा, तो वो बुक हो सकती है, नॉवल हो सकता है, उपन्यास, कुछ भी हो सकता है। यानी पढ़ने के लिए किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो यही हमारी सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं? देखो, कवि शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा तो वैसे ही कट गया क्योंकि कवि कोई द्रव्य नहीं है, यानी कोई मटेरियल नहीं है। बात करें व्यक्तिवाचक की तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम वो संज्ञा कहलाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम नाम से बुलाते हैं तो वह उसकी संज्ञा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जाति, जो जाति से को रिलेट करे, जैसे नदियाँ, पहाड़, मनुष्य, ये सभी जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा यही कहलाती है। तो कवि भी एक जाति है, तो यानी कवियों का एक पूरा जो एक ग्रुप की तरफ इंडिकेट करे तो वो जाति है, यानी एक पूरा एक पर्टिकुलर एक सिस्टम की तरफ से इंडिकेट करे तो वो एक जाति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आजकल दिल्ली में है, ये एग्जाम में आया हुआ 3 से 4 बार इसे देख लिया मैंने कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बस बाकी चीज़ बदल जाती है, बट आजकल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आजकल वर्ड क्या है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या क्रिया? तो आजकल शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और क्रिया विशेषण के अंदर भी ये कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करपट का तद्भव रूप क्या है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा? देखो, करपट का जो तद्भव रूप होगा, यानी एक तत्सम जो है वो शब्द है, तो इसका जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा, यानी ऑप्शन जो है वो टी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें कपूर की तो कपूर का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, अति, अधि, आ या अभी? सबसे इजी प्रश्न है ये, 1 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है जो मूल शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे? मूल शब्द क्या है? वो है शाप, और उसमें क्या जुड़ा है? अभी जुड़ा है। तो अभी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोर का तत्सम शब्द होगा मऊर, मयूर, मोयूर या मऊर? तो मोर का जो तत्सम होगा ये भी 1 नंबर फ्री फंड का है, तो यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। मयूर जो है वो मोर का तत्सम शब्द होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रति प्लस एक? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रति प्लस एक। और इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है यण संधि। जहां या वह वा का साउंड आए तो वहां कौन सी संधि होती है? वो होती है यण संधि।
प्रत्येक। तो ये पे हम ज़्यादा जोर डाल रहे हैं तो समझ लो कि यहाँ यण संधि है, तो सी हमारा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? घोटक, ये छोड़ा नहीं है, ये है घोड़ा, तो घोड़ा बना लो इसे। तो घोड़ा, घोटक है या कटक? तो इनमें से देखो, घोड़ा भी जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है, घोटक भी है भी है, लेकिन कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कटक जो है वो सेना का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सेना का। किसका? सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो धीरे धीरे शब्द क्या होगा? वो होगा एक क्रिया विशेषण। यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अलंकार के टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार। ये सिर्फ 3 भेद होते हैं। अनुप्रास, यूरोपक, श्लेष, ये सब उसके अंदर के भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो ये प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपका स्कोर क्या रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यानी अगर आप उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते तो आप कितना स्कोर करते? तो इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने मार्क्स के साथ बताना है। और जो मैंने आपसे पूछा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।